दूसरा है साहब इसके अंदर यूनिट और रनिंग एस्टीमेट में दूसरा है प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट। बी नंबर है जिसका नाम है बी, प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट ये भी एक हमारा रफ एस्टीमेट है। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए, समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज प्लिंथ एरिया। सपोज ये अगर कोई हमारा एक कमरा है, हमें बनाना है जिसकी लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर। ये कोई एक कमरा है 4 मीटर और 3 मीटर का। अब ये सिंगल लाइन डायग्राम है, मैं इसको डबल लाइन डायग्राम बनाता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारी 30 सेंटीमीटर की वॉल है। 30 सेंटीमीटर की वॉल पे हमें ये कमरा बनाना है जिसकी डायमेंशन है 4/3। लिहाजा ये इंटरनल डायमेंशन 4 मीटर, ये इंटरनल डायमेंशन 3 मीटर और 30 सेंटीमीटर ये 30 सेंटीमीटर ये। इसका मतलब ये है कि ये वाली डायमेंशन ओवरऑल डायमेंशन हो गई 4.6 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। सिमिलरली ये वाली डायमेंशन हो गई 3.6 मीटर। ठीक है, तो ये दीवारें हमारी इसके ऊपर बनेंगी। लिहाजा ये वाला एरिया जो इस दीवार से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये इसका प्लिंथ लेवल या प्लिंथ एरिया कहलाता है। प्लिंथ एरिया का मतलब हिंदी में कहते हैं कुर्सी तल। कुर्सी तल तो कुर्सी क्षेत्रफल, तो कुर्सी क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल कहलाता है जिस पर कि हमारी बिल्डिंग टिकी हुई होती है। इसके अलावा तो अब हम इसका एरिया अगर निकालना चाहें तो 4.6 एरिया हो जाएगा साहब, इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया इज इक्वल टू 4.6 मीटर इंटू 3.6 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम ये निर्माण किस जगह, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस शहर में कर रहे हैं और वहाँ पर मौजूदा टाइम में, प्रेजेंट टाइम में प्लिंथ एरिया के क्या रेट हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई बाई रेट कर दें, जो भी रेट होंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा और ये अमाउंट आ जाएगा अकॉर्डिंग प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट। तो इस प्रकार से हम दूसरा ये तरीका हुआ, पहला था यूनिट रनिंग एस्टीमेट और दूसरा हो गया प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट। तो प्लिंथ एरिया के अनुसार भी हम अपने इस काम को या रफ एस्टीमेट को, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट को बना सकते हैं। तीसरा है साहब क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टीमेट। तीसरा है क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टीमेट। देखिए ये तीसरे नंबर का है। पहला था रनिंग रेट एस्टीमेट, उसका है, दूसरे के बाद है प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट, तीसरा है क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट। अब इसमें हम आयतन की बात करते हैं, मकान का आयतन, यानी 3 डायमेंशन इसमें लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आप इसमें देखेंगे कि इसमें हमने केवल 2 डायमेंशन ली थी एरिया में, लंबाई और चौड़ाई, और इसमें हमने एक भी डायमेंशन नहीं ली थी बल्कि रनिंग रेट से हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया था। तो 1 नंबर से ज्यादा एक्यूरेट हमारा 2 नंबर एस्टीमेट है और 2 नंबर से ज्यादा एक्यूरेट 3 नंबर का एस्टीमेट है, जिसे हमें क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टीमेट कहते हैं। अर्थात इसमें होने वाले निर्माण कार्य की लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूबिकल कंटेंट या क्यूबिक में आ जाता है और उसको हम प्रेजेंट रेट से मल्टीप्लाई करके रेट निकाल लेते हैं। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है बनिस्बत ऊपर वाले, लेकिन अंतर्गत आता है प्रीलिमिनरी रेट एस्टीमेट के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद में सर है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट। डी है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड रेट एस्टीमेट।
एक ये चौथा है इसका पार्ट जिसे हम कहते हैं क्या नाम, अप्रोक्सीमेट रेट क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट। तो इसके अंतर्गत हम अप्रोक्सीमेट के अंतर्गत जो है किसी बिल्डिंग के हम जानते हैं कि अब हमें अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ज्ञात करनी है। तो किसी भी बिल्डिंग को हम नॉर्मली दो हिस्सों में बांट सकते हैं, नंबर 1 फाउंडेशन और नंबर 2 सुपर स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि वो बिल्डिंग का वो पार्ट जो ज़मीन के भीतर रहता है, जो हमें नहीं दिखाई देता, उसे हम फाउंडेशन कहते हैं, और बिल्डिंग का वो भाग जो ज़मीन के ऊपर रहता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर, इसको दो भाग में कर लेंगे। नंबर 1 फाउंडेशन और नंबर 2 आपका सुपर स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब हम इन दोनों की अलग अलग क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ज्ञात कर लेंगे और रेट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। लेकिन अब अगर हम इसे और फर्दर डिवाइड करना चाहें तो फाउंडेशन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 एक्सकेवेशन, खुदाई का कार्य, एक्सकेवेशन। उसके बाद में आएगा आपका कंक्रीट वर्क, और उसके बाद में आपका आएगा ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ, और उसके बाद में 4 नंबर आपका आएगा डीपीसी। इसका मतलब यह है कि फाउंडेशन के 4 पार्ट हैं, तो हम चारों की अलग अलग क्वांटिटी निकाल लें कि अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग, या बिल्डिंग की माप के अनुसार हमें कितना एक्सकेवेशन का कार्य कराना है, और उस एक्सकेवेशन के खुदाई के क्या रेट हैं, तो गुणा कर देंगे हम रेट से, तो यहाँ इसका अमाउंट आ जाएगा। सिमिलरली कंक्रीट वर्क, अब जो हमने खोदी है फाउंडेशन, उसमें हमें पीसीसी करानी होगी, कंक्रीट वर्क कराना होगा, तो हम उसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे कि हमें कंक्रीट वर्क की क्या क्वांटिटी है, या क्वांटिटी हो जाएगी तो रेट से मल्टीप्लाई करके हम उसका अमाउंट निकाल लेंगे। सिमिलरली ब्रिक वर्क, जो फाउंडेशन के अंदर किया जाना है और जो कि प्लिंथ लेवल तक किया जाना है, तो उसको की क्वांटिटी निकाल लेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में आता है डीपीसी का रद्दा कोर्स, डीपीसी डालना। तो डीपीसी का रेट क्या चल रहा है और कितनी क्वांटिटी में है, इन चारों को सम करके हमारे पास फाउंडेशन के रेट आ जाएंगे। तो फाउंडेशन के रेट से हम टोटल्स को फाउंडेशन मल्टीप्लाई करके फाउंडेशन के रेट निकाल लेंगे। सिमिलरली अब हम आते हैं, दूसरा नंबर है आपका सुपर स्ट्रक्चर पर। तो सुपर स्ट्रक्चर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? सुपर स्ट्रक्चर को बांटा जा सकता है, नंबर 1 ब्रिक वर्क की क्या कास्ट आएगी, नंबर 2 वुड वर्क, नंबर 1 ब्रिक वर्क, नंबर 2 वुड वर्क, नंबर 3 प्लास्टर, नंबर 3 प्लास्टरिंग, नंबर 4 फ्लोरिंग, और नंबर 5 रूफिंग। इसका मतलब इस हेडिंग के अंतर्गत अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड रेट एस्टीमेट, हमने बिल्डिंग को 2 भागों में बांटा, नंबर 1 फाउंडेशन, नंबर 2 सुपर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन को फिर हम 4 हिस्सों में बांटा हमने कि एक्सकेवेशन का क्या रेट है, कंक्रीट का क्या रेट है, और हम आपका ब्रिक वर्क का क्या रेट है, डीपीसी का क्या रेट है। रेट से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हमने इन चारों का सम कर लिया, जिससे कि हमारे पास फाउंडेशन का रेट आ गया कि पर मीटर फाउंडेशन का रेट उक्त स्थान पर उक्त बिल्डिंग बनाने के लिए कितना होगा। सिमिलरली सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग का वह भाग है भवन का जो जमीन के ऊपर रहता है, लिहाजा नक्शे के अनुसार हमें इसकी लंबाई, हमें इसकी ऊंचाई और हमें इसकी दीवारों की चौड़ाई सब कुछ मालूम होगी। तो उसको देख करके हम उसमें लगने वाले आइटम, जैसे ब्रिक वर्क कितना होगा, कितने क्यूबिक मीटर होगा, वुड वर्क कितने क्यूबिक मीटर होगा, प्लास्टरिंग कितने स्क्वायर मीटर होगा, फ्लोरिंग कितने स्क्वायर मीटर होगी, और हमारी रूफिंग कितनी होगी।
सभी आइटम को मौजूदा या स्थानीय रेट से मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट निकाल लेंगे। इसका मतलब एक अमाउंट इसका आ गया जिसे हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, एक अमाउंट आ गया फाउंडेशन का, दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे भवन का पर स्क्वायर मीटर रेट आ जाएगा और उसको सम करके हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब है ये है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड रेट एस्टीमेट। इसका मतलब है ये वाला एस्टीमेट ऊपर के तीनों एस्टीमेट के मुकाबले में ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा एक्यूरेट है। इसके बाद है एस्टीमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर। एस्टीमेट based on material and labor। ये वाला एस्टीमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर भी एक प्रीलिमिनरी या रफ एस्टीमेट का एक पार्ट है, यानी ये भी एक इसका मेथड है। तो इस पूरे को हम जो है दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक मटेरियल और नंबर 2 लेबर। मटेरियल और बी लेबर। पूरे एस्टीमेट को हम दो भागों में बांट लेते हैं कि मटेरियल पर कितना खर्च आएगा और क्या नाम लेबर पर कितना खर्च आएगा। उसके अनुसार फिर एक चीज़ और देखते हैं हम, एस्टीमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर। इसमें मटेरियल पर कितना खर्च आना है और लेबर पर कितना खर्च आना है। तो हम ये जानते हैं कि लगभग 65% से लेके 70% तक तो रेट खर्च आता है हमारे मटेरियल पर। सिमिलरली 30% से 35% तक 30 से 35% का खर्च आता है हमारा लेबर पर। तो हम इसके अनुसार कि कितनी हमारी बड़ी बिल्डिंग है उसके अनुसार हम इसको भी निकाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एस्टीमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर। तो ये था सब आपका सारे का सारा सब कुछ, यानी नंबर 1 यूनिट रनिंग रेट एस्टीमेट, पेरिस एरिया रेट एस्टीमेट, क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टीमेट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड रेट एस्टीमेट और आपका एस्टीमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर। ये पांचों के पांचों एस्टीमेट वो एस्टीमेट हैं जो रफ कास्ट एस्टीमेट कहलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं इसमें एक्यूरेसी बढ़ रही है। सबसे रफ ये है, उससे ज़्यादा अच्छा ये है, उससे ज़्यादा और एक्यूरेट ये है, और उससे एक्यूरेट ये है, और उससे एक्यूरेट ये है। इसका मतलब ये है कि जब हमें प्राइमरी या प्रीलिमिनरी एस्टीमेट बनाना है तो इनमें से हम कोई सा भी एक मेथड लेकर के हम निकाल सकते हैं और ये सारे के सारे बहुत जल्दी और कम समय में बन जाते हैं। लिहाजा सैंक्शन स्वीकृत, क्योंकि अभी हमारे पास ना तो पैसा है और ना अभी हमने मकान बनाना शुरू किया है, अभी तो केवल सोचा है और प्रस्ताव है। लिहाजा प्रस्ताव देते समय या नीति निर्धारण के लिए आगे भेजने के लिए हमें इन्हीं का सहारा लेना पड़ता है, जो कि सारे के सारे प्रीलिमिनरी एस्टीमेट के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके बाद में दूसरा मैंने बताया था कि दो एस्टीमेट होते हैं, एक प्रीलिमिनरी एस्टीमेट और दूसरा है डिटेल एस्टीमेट। नंबर 2 डिटेल एस्टीमेट। अच्छा साहब, अब ये डिटेल एस्टीमेट कब बनाया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, डिटेल एस्टीमेट बनाया जाता है जब हमारे पास किसी कार्य की सैंक्शन या स्वीकृति मिल जाती है, तो फिर हम इस अपने रफ कास्ट एस्टीमेट को अपने टेक्निकल सेक्शन को भेजते हैं, जहां पर क्वांटिटी सर्वेयर या टेक्निकल पर्सन होते हैं जो कि नक्शे को देखकर एग्जैक्ट और एक्यूरेट और परिशुद्ध एस्टीमेट बनाते हैं, जिसे हम डिटेल एस्टीमेट कहते हैं। डिटेल एस्टीमेट प्रस्तावित निर्माण कार्य की सभी संभावित मदों के परिमाणों की शुद्धता से गणना करके बनाया जाता है और वर्तमान दरों से गुणा करके उसकी लागत निकाली जाती है। अच्छा, अब इसके साथ में बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि डिटेल एस्टीमेट को भी हम दो हिस्सों में बांटेंगे। नंबर ए वही मटेरियल कितना लगेगा, और नंबर बी उसमें लेबर कितनी लगेगी। अब देखिए,
अभी मैंने वहां पर जब मटेरियल की बात की थी तो हमने मटेरियल न लेकर के आइटम लिया था कि कंक्रीट का क्या रेट है, सीमेंट का क्या, प्लास्टर का क्या, सीमेंट प्लास्टर का क्या रेट है, इसके अलावा ब्रिक वर्क का क्या रेट है। लेकिन यहाँ पर हम उस ब्रिक वर्क को करने के लिए, जैसे हमें मसाले की ज़रूरत पड़ती है, ब्रिक वर्क करने के लिए ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ब्रिक लगेगी, एक आपका रेत सैंड लगेगा और एक आपका सीमेंट लगेगा। तो हम डिटेल एस्टीमेट में ये निकालते हैं, उसकी मेजरमेंट करके एक्यूरेट के हमारे पास उक्त कार्य करने के लिए सपोज ब्रिक वर्क है तो तीनों चीज़ों में से कितनी कितनी मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर डिटेल में बनाते हैं, यहाँ पर हम रफ नहीं बना रहे, लिहाजा हम यहाँ ब्रिक वर्क लिखेंगे और ब्रिक वर्क में 3 आइटम आएंगे कि ब्रिक कितनी होगी और आपका फाइन सैंड कितना होगा और आपका मटेरियल कितना होगा। इस प्रकार से हम इसको डिटेल में निकालते हैं और मटेरियल की क्वांटिटी निकाली जाती है। उसके बाद उक्त कार्य को करने के लिए कितनी लेबर की आवश्यकता होगी, लिहाजा हम लेबर अकॉर्डिंग PWD या अकॉर्डिंग शेड्यूल ऑफ रेट जो हमारे पास दी है उसके अनुसार हम लेबर रखते हैं और बनाते हैं डिटेल में। इससे ज़्यादा मैं डिटेल में आपको इसको बताऊंगा जब मैं एनालिसिस का चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि डिटेल एस्टीमेट एक ऐसा एस्टीमेट है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट और परिशुद्ध एस्टीमेट कहलाता है। तो डिटेल एस्टीमेट अत्यंत परिशुद्ध एस्टीमेट है और इस प्रकार के एस्टीमेट में निर्माण में प्रयोग होने वाली प्रत्येक मद का अलग अलग क्वांटिटी निकालकर उसका मूल्य ज्ञात किया जाता है। डिटेल एस्टीमेट बनाने से पूर्व आरेखन से मापों को ठीक प्रकार समझकर, यहाँ ये भी बात समझनी चाहिए कि हमें ड्राइंग अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। यदि ड्राइंग को हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं तभी हम एक्यूरेट एस्टीमेट बना सकते हैं। तो ड्राइंग को अच्छी तरीके से पढ़कर उसे समझकर प्रत्येक की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात करके उसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तत्पश्चात प्रत्येक मद की दर मालूम करके स्थानीय बाजार से या विश्लेषण करके या शेड्यूल और रेट से मदों का मूल्य ज्ञात किया जाता है। डिटेल एस्टीमेट में प्रस्तावित निर्माण कार्य की सभी संभावित मदों के क्वांटिटी की शुद्धता से गणना की जाती है और उनको वर्तमान दरों से गुणा करके लागत निकाल ली जाती है। अब आप ये कहेंगे कि साहब जब हमने इस तरीके से हम ये डिटेल एस्टीमेट तैयार कर लेते हैं, मटेरियल कितना लगेगा और लेबर कितनी लगेगी, तो एक अमाउंट आ जाएगा हमारे पास ये मटेरियल का, दूसरा अमाउंट आ जाएगा लेबर का। तो अब हम ये कहें कि साहब हमने मटेरियल का इंतजाम भी कर लिया है और हमने लेबर का भी व्यवस्था हमारे पास है, तो क्या अब हमारी बिल्डिंग बन जाएगी, हम बना सकते हैं? नहीं, अभी नहीं बन पाएगी। अभी आप कहेंगे साहब क्यों नहीं बन पाएगी, जब हमने पूरे के पूरे मटेरियल का इंतजाम कर लिया, पूरी की पूरी लेबर हमारे पास है। लेकिन आप जरा सा सोचिए कि अब जब इस काम को एक बड़े लार्ज स्केल पर हम कर रहे हैं, लिहाजा ये हमारे घर के अंदर तो होगा नहीं, कहीं साइट बाहर होगी। जब वहाँ साइट बाहर होगी तो हमें उसमें कुछ सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी रखने पड़ेंगे या वॉचमैन रखना पड़ेगा या कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा जो कि हमने एस्टीमेट में जो मेंशन नहीं किए हैं। अर्थात वो खर्चे जो अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, हिडन होते हैं, जो कि एस्टीमेट में नहीं लिए गए, केवल जो लेबर ली हमने वो कार्य करने वाली लेबर थी कि कितनी लेबर लगेंगे, कितने मैसन लगेंगे, कितने वोमेन कुली लगेंगे, कितनी आपका स्किल्ड वर्कमैन लगेगा, और सारी की सारी कैलकुलेशन करके हमने लेबर निकाल ली थी और मटेरियल निकाल लिया था और 2 अमाउंट हमारे पास थे। तो ये दोनों के दोनों जो अमाउंट हैं ये ड्राइंग के अनुसार बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे अमाउंट भी हैं, कुछ ऐसे खर्चे भी हैं जो आकस्मिक अचानक होते हैं और जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है। सपोज हमारे यहाँ कोई लेबर काम कर रहा था, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके चोट लग गई, तो उस पर भी हमें पैसा खर्च करना पड़ता। इसके अलावा सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं और हमें समय समय पर अनेक प्रकार के लोगों को से काम कराना पड़ता है जिन्हें पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे
खर्चे आते हैं साहब आकस्मिक व्यय में। तो आकस्मिक व्यय को हम कहते हैं कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी। तो इन दो यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ मटेरियल एंड लेबर। टोटल ऑफ मटेरियल एंड लेबर ये आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद में कंटिंजेंसी यानी आकस्मिक व्यय का हम 3% और अमाउंट यहाँ पर जो लिखित लिखेंगे जो कि 3% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ दिस होगा, यानी जितना ये अमाउंट आया इसका 3%। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम कहते हैं वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। कंटिंजेंसी का मतलब होता है अचानक आकस्मिक व्यय या फुटकर व्यय कह लीजिए आप। जो फुटकर व्यय हमें छोटे छोटे जो कि हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे एस्टिमेट में मेंशन नहीं है, उनको करने के लिए हमें 3% की धनराशि का प्रस्ताव रखना पड़ता है। इसके अलावा वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट वो होता है कार्य प्रभारित स्थापना, हिंदी है इसकी। इसका मतलब है कि ऐसे मनुष्य जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है और हमें समय समय पर अपने निर्माण कार्य कराने के लिए रखने पड़ते हैं, अपॉइंट करने पड़ते हैं, भले वो 1 दिन के लिए करें, भले 1 महीने के लिए करें, वो आवश्यकता पर डिपेंड करता है। लिहाजा उसके लिए भी अमाउंट हमें रखना पड़ता है 2% ऑफ द कास्ट ऑफ द टोटल, जितना ये आया है। तो इसका 3% ये हुआ, इसका 2% ये हुआ। इसके अलावा हमें इन दोनों, एक अमाउंट ये आया, एक ये आया, एक ये आया, अब हम इन तीनों का अगर हम टोटल कर लें तो एक यहाँ पर अमाउंट आएगा जो इन तीनों का सम होगा। अब इसके अलावा अब आप ये कहेंगे कि साहब अब हमने 3% भी लगा लिया, 2% भी लगा लिया, मटेरियल की कॉस्ट भी निकाल ली, लेबर की कॉस्ट भी निकाल ली, तो क्या अब हम अपना निर्माण कार्य पूर्ण करा सकते हैं? नहीं करा सकते अभी। अब आप कहेंगे साहब आप क्यों नहीं करा सकते? अब हम इसलिए नहीं करा सकते कि ये कार्य जो भी कुछ किया जाना है इसके लिए हमें एक मीडिएटर की या एक ठेकेदार की आवश्यकता होगी जिससे हम ये कार्य कराएंगे। तो जब कोई आदमी हमारे लिए इतना पेन लेगा कि सारी व्यवस्थाएं करेगा, भले पेमेंट हमारे द्वारा किया जाएगा लेकिन करने वाला वो होगा तो उसका भी जो है उसकी भी पावर लगेगी और उसका भी समय ज़ाय होगा, लिहाजा वो भी फ्री में तो नहीं कर देगा, लिहाजा उसके लिए भी हमें पैसे की आवश्यकता होगी और उसे भी हमें कुछ ना कुछ देना होगा। लिहाजा हम यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट यानी कॉन्ट्रैक्टर का लाभ, तो हमें देना पड़ेगा उसको यहाँ पर 10% हम उसका प्रावधान करके चलते हैं। ये जो 10% प्रावधान होता है इन दोनों को, तीनों को इंक्लूड करके जो अमाउंट आएगा उसका 10%, 3% इस टोटल का, 2% इस टोटल का, लेकिन 10% जो अमाउंट आएगा वो इन तीनों के अमाउंट को सम करके हम आएंगे, तो ये हमारा ग्रांट टोटल आता है। इस प्रकार से अब हम अपना कार्य ठेकेदार के द्वारा करा सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आज आपको टाइप ऑफ एस्टीमेट के बारे में बताया और बताया, फिर से मैं अगर रिपीट कर दूं कि एस्टीमेट हमारे मेनली या मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी एस्टीमेट, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट और नंबर 2 डिटेल एस्टीमेट। अब प्रीलिमिनरी एस्टीमेट वो एस्टीमेट है जो कि प्राइमरी या रफ कॉस्ट एस्टीमेट कहलाता है और प्रशासनिक स्वीकृतियां लेने के लिए बनाया जाता है, जिसमें डिटेल बिल्कुल नहीं होती। उसमें केवल और केवल पूर्व अनुमान होता है कि कितना पैसा हमारा निर्माण कार्य पर लगेगा। लेकिन फिर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये हमारा रफ एस्टीमेट जो होगा वो डिटेल एस्टीमेट से मैच खाना चाहिए। यदि ये मैच नहीं खाया और हमने इसको बहुत ही रफली या रफ समझ के बना दिया तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि प्रीलिमिनरी एस्टीमेट या रफ एस्टीमेट जो होता है वो भले ही प्रशासनिक स्वीकृतियां लेने के लिए बनाया जाता है, पूर्व अनुमान लगाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन फिर भी वो वास्तविक खर्चे के बिल्कुल समान लगभग होना चाहिए, ज़्यादा उसके अंदर जो है डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने बताया था आपको प्रीलिमिनरी एस्टीमेट
की विधियां अनेक हैं। नंबर 1 बताया था हमने सबसे पहले यूनिट रेट एस्टीमेट, कि प्रत्येक आइटम के जो भी यूनिट इकाई दर होगी उससे मल्टीप्लाई करके यूनिट को हम उसका अमाउंट निकालेंगे। दूसरा मैंने बताया था आपको क्या नाम, प्लिंथ रेट एरिया एस्टीमेट, किए जाने वाले कार्य का प्लिंथ एरिया निकाल लेते हैं। जितना भी प्लिंथ एरिया होता है उसको स्थानीय दर जो भी प्लिंथ एरिया की चल रही है उससे मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट निकाल लेते हैं, वो भी एक लाइन में आ जाता है। तीसरा था हमारा क्यूबिकल कंटेंट, इसके अंदर क्या नाम, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट और यूनिट रेट एस्टीमेट से ये ज़्यादा एक्यूरेट एस्टीमेट इसलिए है कि इसमें ऊंचाई भी शामिल हो जाती है और इसमें तीनों घटक यानी लंबाई, निर्माण कार्य की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका क्यूबिकल कंटेंट निकाल लिया जाता है। और अब इस क्यूबिकल कंटेंट को स्थानीय दरों से मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तीसरा ही। चौथा है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी रेट एस्टीमेट। तो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी रेट एस्टीमेट का भी मतलब है कि जितनी भी निर्माण कार्य में या निर्माण कार्य में जो जो आइटम लगने हैं उनकी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी निकाल लेते हैं और उनको स्थानीय बाजार से गुणा करके हम अमाउंट निकाल लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आया था जिसका नाम था अप्रोक्सीमेट रेट क्वांटिटी एस्टीमेट। उसके बाद है लेबर क्या नाम एस्टीमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर, यानी मटेरियल और लेबर के आधार पर कितनी मटेरियल लगेंगी और कितनी लेबर लगेंगी उसके अनुसार उसको बाजार दरों से गुणा करके हम निकाल सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर कोई आपसे ये कहे कि साहब आप हमें अकॉर्डिंग मटेरियल के आधार पर बिल्डिंग का हमारा ये बताइए कि बाइफरकेशन पूरे मटेरियल का क्या है या किस किस मटेरियल पर कितना कितना पैसा हमारा पूरे निर्माण का लगता है। इसको हम कहते हैं एक मंजिले भवन बनाने के लिए विभिन्न मदों का ब्यौरा निम्नवत दिया जाता है। जैसे नंबर 1 निर्माण कार्य में एक चीज लगेगी साहब ब्रिक, नंबर 1 ब्रिक अकॉर्डिंग मटेरियल। नंबर 2 सीमेंट कितना लगेगा, बल्कि ये कहिए ब्रिक पर कितनी कास्ट आएगी, सीमेंट पर कितनी कास्ट आएगी। और तीसरा है स्टील बार पर क्या कास्ट आएगी। नंबर 4 टिम्बर यानी लकड़ी का कार्य करने में कितनी कास्ट आएगी। और उसके बाद में आपका है मिसलेनियस और उसके बाद में लेबर। नंबर 6 लेबर। देखिए अब इसको ये समझिए कि ब्रिक की जो कास्ट आती है लगभग 25% आती है ऑफ द टोटल कास्ट। उसके बाद में सीमेंट में जो पैसा हमारा लगता है वो लगभग 10% लगता है ऑफ द टोटल कास्ट। उसके बाद में स्टील में भी लगता है हमारा 10% ऑफ द टोटल कास्ट। उसके बाद में लकड़ी का कार्य करने के लिए 15% पैसे की आवश्यकता होती है और मिसलेनियस के लिए 5% पैसे की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लेबर का हमारा जो होता है वो 35% होता है, 5% मिसलेनियस। तो अगर हम इसे जोड़ें तो 5, 10, 15, 5, 20, 2, 2, 4, 5, 6, 7 और 3, 10। इस प्रकार से ये 100% खर्चा आ गया जिसमें कि ये 6 आइटम सम्मिलित हैं। तो आप फिर दोबारा से कह सकते हैं कि लेबर के अलावा जो सारे के सारे ये आइटम हैं इन पर जो कीमत आती है वो 60 से 65% तक आती है और लेबर पर जो कीमत 60 से 65% तक, और इसकी जो कीमत आती है वो हमारी आती है 35%। 30 से 35% तक हमारी लेबर की कास्ट आती है, तो लिहाजा 100% ये होगी। इसका मतलब ये किसी निर्माण कार्य को करने के लिए जनरली थंब रूल ये है कि हम ये कह देते हैं कि 65% तो मटेरियल पर कास्ट आएगी और 35% आपकी लेबर पर कास्ट आएगी। और अगर इसको बाइफरकेट करें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ब्रिक में 25% और सीमेंट में 10%, स्टील बार 10%, टिम्बर 15% और मिसलेनियस छुटपुट या
छोटे मोटे खर्चे 5% और लेबर 35%। इस प्रकार से ये 100% इसकी कीमत है। लेकिन इस कीमत में अभी कंटिजेंसी और आपका वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट अभी शामिल नहीं है। तो वो जब हम डिटेल में करेंगे तो बताएंगे, तो केवल हम ये मोटे मोटे तौर पर ये आपको बताएं। ओके, मिलते हैं फिर अगले वाले चैप्टर में। थैंक यू।